नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। जैश ए मोहम्मद के कमांडर मसूद इलियास कश्मीरी ने पहली बार स्वीकार किया है कि भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर में बहावलपुर में आतंकी सरगना मसूद अजहर का परिवार मारा गया। 7 मई के हमले को याद करते हुए उसने कहा कि भारतीय सेना ने अजहर के परिवार को टुकड़ों में तब्दील कर दिया। यह ऑपरेशन 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में किया गया था, जिसमें 26 निर्दोष लोग मारे गए थे। भारतीय सेना ने 9 आतंकी ठिकानों पर हमले किए, जिनमें बहावलपुर, कोटली और मुरीदके के ठिकाने शामिल थे। बहावलपुर जैश का गढ़ माना जाता है, जहां अजहर का मुख्यालय है। रिपोर्टों के मुताबिक हमले में अजहर के परिवार के 10 सदस्य और उसका साला मोहम्मद यूसुफ अजहर भी मारा गया, जो 1999 के IC 814 अपहरण का मास्टरमाइंड था। भारत ने साफ किया कि यह कार्रवाई सिर्फ आतंकी ढांचों के खिलाफ थी, जबकि पाकिस्तान लगातार अपनी भूमिका से इनकार कर रहा है। एशिया कप 2025 के दौरान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी PCB ने मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को हटा देने की मांग की थी, लेकिन ICC ने इसे ठुकरा दिया। PCB का आरोप था कि पाइक्रॉफ्ट ने पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा से कहा था कि वे रविवार को भारत के कप्तान सूर्य कुमार यादव से टॉस के समय हाथ न मिलाएं। इसके अलावा टीम शीट भी दोनों कप्तानों के बीच साझा नहीं की गई। 69 वर्षीय जिम्बाब्वे के रेफरी पाइक्रॉफ्ट अब पाकिस्तान और UAE के बीच होने वाले अंतिम ग्रुप मैच में अधिकारी के रूप में मौजूद रहेंगे। ICC ने PCB को आधिकारिक जवाब देते हुए कहा कि उनकी मांग को स्वीकार नहीं किया गया। एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान मैच में हैंडशेक मामले को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी PCB ने आरोप लगाया कि मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट ने दोनों कप्तानों को हाथ मिलाने से मना किया था और ICC में शिकायत दर्ज कराई। PCB का कहना है कि यह क्रिकेट भावना के खिलाफ है और उन्होंने पाइक्रॉफ्ट को टूर्नामेंट से हटाने की मांग की। हालांकि भारतीय टीम ने साफ किया है कि पाइक्रॉफ्ट ने ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया था। बता दें कि भारतीय खिलाड़ियों ने हाल ही में पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों और अन्य सैन्य अभियानों के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए खुद ही हाथ ना मिलाने का फैसला किया। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने कहा था कि कुछ चीजें खेल भावना से भी ऊपर होती हैं। मैच में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया। वहीं इससे पहले रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट ने भी एक्स पर लिखा था कि मैच से पहले भारत ने मुझे साफ साफ बता दिया था कि वे पाकिस्तान से हाथ नहीं मिलाएंगे और मैंने टॉस के समय पाकिस्तानी कप्तान को भी इस बारे में बता दिया था। फिर भी मैच के बाद पाकिस्तान ने अपने प्रशंसकों को गुमराह करने और अपने प्रदर्शन को छिपाने के लिए यह नाटक किया। देहरादून में मंगलवार को बादल फटने और लगातार बारिश ने भारी तबाही मचाई। इस आपदा में अब तक 5 लोगों के बहने की पुष्टि हुई है और 500 से अधिक लोग फंसे हुए हैं। तेज बारिश की वजह से तमसा नदी उफान पर आ गई और टपकेश्वर महादेव मंदिर जलमग्न हो गया। कई सड़कों, घरों और दुकानों को नुकसान पहुंचा है। एक पुल बह गया और सड़कों का बड़ा हिस्सा ढह गया है। पौंधा क्षेत्र में देवभूमि संस्थान के परिसर से SDRF ने 200 बच्चों को सुरक्षित निकाला। मझारा गांव में भूस्खलन से कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। सूधोवाला के पास टोंस नदी में एक व्यक्ति बिजली के खंभे पर फंसा देखा गया। सहस्त्रधारा और माल देवता में सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर राहत और बचाव कार्य तेज करने के निर्देश दिए हैं और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। कश्मीर घाटी का सेब उद्योग इस समय गंभीर संकट से गुजर रहा है और अब तक लगभग 1200 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान होने की आशंका है। सोपोर, शोपिया, अनंतनाग और कुलगाम की मंडियों में सोमवार को विरोध के रूप में कारोबार बंद रहा। किसानों और कारोबारियों का कहना है कि बीते 20 दिनों से श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर सेब से लदे ट्रक फंसे हुए हैं, जिससे माल सड़ रहा है। सोपोर फ्रूट मंडी के अध्यक्ष फयाज अहमद मलिक ने बताया कि ट्रक समय पर मंडी तक नहीं पहुंच पा रहे और सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा रही। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने केंद्र की मोदी सरकार से नाराजगी जताई और कहा कि अगर सड़क को ठीक नहीं किया जा सकता तो इसे राज्य के हवाले किया जाए। वहीं नितिन गडकरी ने आश्वासन दिया है कि अगले 24 घंटे में समाधान निकाला जाएगा। कश्मीर में लाखों लोगों की रोजी रोटी सेब उद्योग पर निर्भर है और हर साल करीब 20 से 25 मीट्रिक टन सेब की पैदावार होती है। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता फिर से शुरू हो गई है। यह बातचीत अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल की टली हुई दिल्ली यात्रा के बाद हो रही है, जो हाल के तनावपूर्ण रिश्तों में सुधार का संकेत है। मुख्य अमेरिकी वार्ताकार ब्रेंडन लिंच भारत पहुंचे और भारतीय टीम से चर्चा करेंगे। यह यात्रा पहले अमेरिकी टैरिफ विवाद के कारण रद्द हुई थी।
अमेरिका ने अगस्त में भारतीय वस्तुओं पर कुल 50% टैरिफ लगाया था क्योंकि भारत रूसी तेल खरीद रहा है। हालांकि भारत ने साफ किया कि राष्ट्रीय हित में रूसी तेल आयात जारी रहेगा। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और पीएम मोदी ने वार्ता को आगे बढ़ाने पर सकारात्मक रुख दिखाया और दोनों देश अक्टूबर और नवंबर तक द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले चरण को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। लक्ष्य है कि 2030 तक व्यापार को 500 अरब डॉलर तक दोगुना किया जाए। हालांकि ट्रंप के सलाहकार पीटर नवारो भारत की नीतियों की आलोचना जारी रखे हुए हैं। उन्होंने ब्रेंडन लिंच की यात्रा से ठीक पहले सोमवार को CNBC इंटरनेशनल को दिए एक इंटरव्यू में भारत की व्यापार नीतियों पर फिर से निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारतीय रिफाइनर रूसी रिफाइनरों के साथ आक्रमण के तुरंत बाद साझेदारी में थे। यह पागलपन है क्योंकि वे अनुचित व्यापार से हमसे पैसा कमाते हैं। वे उस पैसे से रूसी तेल खरीदते हैं और रूस उसका उपयोग हथियार खरीदने के लिए करता है। नवारो ने आगे कहा कि भारत वार्ता की मेज पर आ रहा है। अमेरिकी वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक ने चेतावनी दी है कि अगर भारत ने अमेरिका में उगाई गई मक्का नहीं खरीदी तो उसे अमेरिकी बाजार तक पहुंच खोनी पड़ सकती है। यह बयान ऐसे समय आया है जब दोनों देशों के बीच व्यापार वार्ता फिर से शुरू होने वाली है। लुटनिक ने कहा कि भारत को टैरिफ कम करने होंगे, नहीं तो उसे कठिन दौर का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने व्यापार संबंधों को एक तरफा बताते हुए आरोप लगाया कि भारत अमेरिकी उत्पादों को अपने बाजार में रोकता है लेकिन खुद अमेरिका में सब कुछ बेचता है। उन्होंने तंज करते हुए कहा कि भारत कहता है कि उसके पास 1.4 अरब लोग हैं, तो ये लोग अमेरिका का सिर्फ एक बुशेल मक्का क्यों नहीं खरीद सकते। वे हमारे हर सामान पर टैक्स लगाते हैं लेकिन हमें सब कुछ बेचते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को वंतारा एनिमल रेस्क्यू और रिहेबिलिटेशन सेंटर के खिलाफ चल रहे मामले को बंद कर दिया। इसके पहले SIT ने वंतारा को क्लीन चिट दी थी। इस फैसले के एक दिन बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि अगर न्यायपालिका सभी मामलों में इसी तरह तेजी और स्पष्टता से काम करे तो लंबे समय से लटके मामलों का समाधान जल्दी हो सकता है। जयराम रमेश ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने 25 अगस्त 2025 को वंतारा के मामलों की जांच के लिए एक SIT का गठन किया था, जिसमें 4 वरिष्ठ सदस्य शामिल थे। कोर्ट ने SIT को 12 सितंबर 2025 तक रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया था। उन्होंने कहा कि भारतीय न्यायपालिका, जो आम तौर पर लंबी देरी के लिए जानी जाती है, जब चाहे तो सबसे तेज गति से निर्णय ले सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने वंतारा को क्लीन चिट देते हुए कहा है कि अब इस पर कोई भी शिकायत या मुकदमा नहीं चलेगा। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि वंतारा के खिलाफ इस तरह की कोई शिकायत भविष्य में नहीं की जा सकेगी। जिन लोगों ने वंतारा के खिलाफ दुष्प्रचार किया है, वंतारा के मालिक चाहे तो उनके खिलाफ मानहानि का केस कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस चिलमेश्वर की अगुवाई वाली SIT ने वंतारा को क्लीन चिट दी। जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस प्रसन्ना पी वराले ने SIT की रिपोर्ट स्वीकार करते हुए वंतारा के खिलाफ भविष्य में किसी भी तरह की शिकायत का रास्ता हमेशा के लिए बंद कर दिया। बता दें कि वंतारा रिलायंस फाउंडेशन की पहल है, जिसे अनंत मुकेश अंबानी ने शुरू किया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 में इसका उद्घाटन किया था। ED ने अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अब 2 और पूर्व भारतीय क्रिकेटरों युवराज सिंह और रॉबिन उथप्पा को तलब किया है। उथप्पा को 22 सितंबर और युवराज को 23 सितंबर को पूछताछ के लिए ED मुख्यालय बुलाया गया है। इससे पहले सुरेश रैना और शिखर धवन से भी इसी केस में पूछताछ हो चुकी है। ED ने TMC की पूर्व सांसद मिमी चक्रवर्ती, अभिनेता अंकुश हाजरा और अभिनेत्री उर्वशी रौटेला को भी जांच में शामिल किया। एजेंसी का कहना है कि कई मशहूर हस्तियों ने इन बैन किए गए सट्टेबाजी ऐप्स का प्रचार किया, जिससे बड़े पैमाने पर अवैध लेन देन हुआ। जांच में सामने आया है कि करीब 220 मिलियन भारतीय ऐसे ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं, जिनमें 110 मिलियन नियमित यूजर हैं। यह केस टैक्स चोरी, फेमा उल्लंघन और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है। संयुक्त राष्ट्र के एक जांच आयोग ने अपनी नई रिपोर्ट में कहा है कि इसराइल ने गजा में फिलिस्तीनियों के खिलाफ जनसंहार किया है। रिपोर्ट के अनुसार हमास के साथ युद्ध शुरू होने के बाद इसराइल ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत जनसंहार के 5 में से 4 कृत्य किए हैं। इनमें फिलिस्तीनियों की हत्या, उन्हें गंभीर शारीरिक और मानसिक क्षति पहुंचाना, उनके विनाश के हालात बनाना और जन्म रोकने की कोशिश शामिल है। आयोग ने इस्राएली नेताओं के बयानों और सेना की कार्रवाइयों को जनसंहार के इरादे का सबूत बताया। हालांकि इस्राएल के विदेश मंत्रालय ने इन आरोपों को खारिज करते हुए रिपोर्ट को भ्रामक और झूठा करार दिया है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ।
Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.